नमस्कार, मैं रवीश कुमार। समस्या यह है कि किसान दिल्ली आते हैं तब भी कोई नहीं सुनता, मीडिया में आ जाते हैं तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ करने का दावा नहीं करती होगी, उसके तमाम दावों और योजनाओं और उनकी वेबसाइट के बाद भी खेती का संकट जहां तहां से रोज निकल ही आता है। किसान फिर से जंतर मंतर पर आए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किसान मुक्ति यात्रा निकाली, 6 राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंची। इस यात्रा को देश के 150-200 से अधिक किसान संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। मंच पर किसान नेताओं के अलावा पहली बार आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चों ने भी अपनी व्यथा उस दिल्ली वालों को सुनाई, इस उम्मीद में कि दिल्ली के लोगों को अब भी सुनाई देती होगी। हम उस मिट्टी से बने जिस मिट्टी में क्रांति ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ है, जिस मिट्टी में छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराज माता ने जन्म लिया है, उस मिट्टी से हमने जन्म लिया है। मैं सरकार को यही विनती करूंगी कि आप किसान पर ध्यान दीजिए। जब किसान बचेगा तभी देश बचेगा, जब किसान खेती करेगा तभी पूरा हिंदुस्तान कर सकेगा। मैं जाते जाते एक ही कहूंगी कि फूल तो बहुत देखे लेकिन गुलाब जैसे नहीं, फूल तो बहुत देखे लेकिन गुलाब जैसे नहीं, भगवान तो बहुत देखे लेकिन राजू शेट्टी और योगेंद्र यादव जैसे नहीं, भगवान तो बहुत देखे लेकिन राजू शेट्टी और योगेंद्र यादव जैसे नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मराठवाड़े से एक लड़की आई हुई है कि जिनके पिताजी ने सुसाइड किया है। 1-2 मिनट बोलिए, 1-2 शब्द बोलिए। जय हरी, मेरा नाम आरती अंदाज चौहान। मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से औरंगाबाद जिला से आई हूँ। मेरे पिताजी ने कुछ साल पहले आत्महत्या की और एक रिश्तेदार ने मुझे यहाँ आश्रम में डाला। जब से मैं यहाँ आश्रम में आई हूँ, ये आश्रम में घर जैसा हुआ। मैं राजू शेट्टी जैसे इतना ही कहूँगी, वो किसानों पर ध्यान दे, उनके बच्चे पर ध्यान दे। मैं एक लड़की होके भी यहाँ आश्रम में पढ़ती हूँ। मेरे जैसी कई लड़कियाँ अनाथ न हो, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कभी आत्महत्या न करें। आत्महत्या यह पढ़ाई नहीं, तुम आत्महत्या करके चले जाते हो, लेकिन हमारे जैसे बच्चे रास्ते पर आते हैं। मैं सरकार से कहूँगी कि आत्महत्या कोई किसान न करे, आत्महत्या कोई किसान न करे, वो आत्महत्या को किसान न करे। और सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैं कहती हूँ किसान बचाओ देश बचाओ। और किसान नहीं रहा तो तुम लोग क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसलिए किसान बचाना जरूरी है। जंतर मंतर पर चल रहे किसान मुक्ति संसद में 2 ही मांगे हैं। किसानों को फसल का पूरा दाम मिले और किसानों को पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त किया जाए। एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार वेंकैया नायडू का बयान आपको याद होगा कि किसानों के कर्ज माफी की मांग करना आजकल फैशन हो गया है। खेती से लगभग 48% लोग जुड़े हैं, जिनमें से 22.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान है। आपको लगता है कि किसानों के पास फैशन के लिए वक्त और पैसा बचा है, तो वेंकैया नायडू से जाकर पूछिए कहां बचा है। इस संसद में कई सांसदों ने हिस्सा लिया। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी, आम आदमी पार्टी छोड़ चुके डॉक्टर धर्मवीर गांधी, सीपीएम के सीताराम येचुरी, मोहम्मद सलीम, तपन कुमार सेन, जेडीयू के शरद यादव, अली अनवर, शिवसेना के अरविंद सावंत, कांग्रेस के बीआर पाटिल। आप दर्शक भी इन सांसद या नेताओं को जानते ही होंगे, मगर इस मंच पर कई किसान नेताओं ने भी भाषण दिया जिन्हें आप नहीं जानते होंगे, जिन्हें हम पत्रकार भी नहीं जानते, मगर वे अपने अपने इलाके में किसानों की आवाज हैं, उनके नेता हैं। ऐलान हुआ कि अब पूरी कीमत और कर्जे से पूर्ण मुक्ति की लड़ाई आर पार होगी। किसान दाम मांग रहे हैं। बीजेपी ने वादा किया कि लागत में 50% जोड़कर मुनाफा तय किया जाएगा। आज तक इस वादे के इंतजार में किसान हैं। सरकार अब इस वादे पर भी नहीं बोलती, मगर
2022 का एक नया लक्ष्य ले आई है कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। आप जानते हैं इस वक्त किसानों की कितनी आमदनी है? 6,446 रुपए। ये 5 लोगों के परिवार की आमदनी है। 2022 में इसे 12,000 करने का ख्वाब दिखाया जा रहा है। सरकार को इस वक्त बताना चाहिए कि 2022 में ये पैसा किस काम आएगा। अगर ब्याज वगैरह से जोड़ दें, इन्फ्लेशन से जोड़ दें, तो उसकी क्या औकात रह जाएगी। किसान मांग कर रहे हैं कि अगर 1 क्विंटल गेहूं उगाने में 1500 खर्चा आता है तो 750 रुपया जोड़कर 2250 रुपया अपने वादे के हिसाब से दीजिए। ये लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 1625 रुपए है। मीडिया में जब भी किसानों की खुदकुशी की खबर आती है तब उसका परिवार उस खबर से गायब रहता है। मरने वाले किसान की पत्नी का संघर्ष और उनके बच्चों पर मनोवैज्ञानिक असर का जिक्र तो कभी आता भी नहीं है। महाराष्ट्र से चलकर जंतर मंतर पर इन बच्चों का आना हम सब की नाकामी है। मैं जानता हूं अब हम सब अपनी हर तरह की नाकामी से सामान्य हो चुके हैं, फर्क नहीं पड़ता। मगर ये बच्चे एक और बार प्रयास कर रहे हैं कि झूठे आंसू रोने वाली सरकारें अगर कुछ करती हैं तो उनका असर कहां है? क्या उस व्यवस्था को शर्म आ रही है जिसने सिर्फ इन बच्चों को आश्वासन दिया, मुआवजा दिया, मगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया? कब होगा? नेताओं की आप रैलियां देखिए आजकल, वो हर चुनाव में आलीशान होती जा रही हैं बेशर्म की तरह। उनके पास कहां से इतना पैसा आता है? क्या आप वाकई मानते हैं कि वो व्हाइट मनी का पैसा रैलियों में उड़ा रहे हैं? जिस देश की राजनीति जहां छक कर नोट उड़ाती हो रैलियों में, उस देश की राजनीति क्यों नहीं इन सवालों का समाधान कर देती है? आखिर नेताओं के ऐश और झूठे आंसू कभी कम नहीं होते? क्या आपने कभी नेता को ट्रेन से चलकर चुनाव प्रचार पर जाते देखा? तो फिर ये किसान कैसे मर रहे हैं? उनके बच्चे क्यों अनाथ हो रहे हैं? हम किसानों के बच्चों को न्याय देना चाहिए, क्योंकि किसान हर दिन 4 से 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसा ही किसानों के खुदकुशी का सिलसिला चलता रहेगा। तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन एक भी किसान जिंदा नहीं रहेगा, और किसान नहीं जिंदा रहेगा तो हम खाएंगे क्या? और इसलिए सरकार को निवेदन करूंगा कि आप आश्वासन ना दे। हम सब बच्चे आज भी 4-4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं, सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। हमारा आश्रम ऐसा है कि उसमें पूरे मिनिस्टर आके गए, सिर्फ आश्वासन दिया मैं ऐसा ऐसा करूंगा, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 9 बरस से हम बच्चे पैदल स्कूल में जाते हैं, लेकिन हम लोग डरे नहीं है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जन्म लिया है छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और हम सभी के बच्चों को लेकर उन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया था। इसलिए हम सब बच्चे इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, हम बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम बच्चे लड़ते रहेंगे। और आप एक संदेश ये भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि किसान जो है वो आत्महत्या ना करे। किसानों ने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसान आत्महत्या करके चले जाते हैं, लेकिन हम सभी के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। किसान आत्महत्या करके चले जाते हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या दोष है? उसमें हमें क्यों शिक्षा मिलती है? हम इन परिवारों की कहानी नहीं जानते हैं। हमारी संवेदनशीलता बेचारी हो चुकी है। वो किस के लिए रोए और कहां रोए। कभी गटर में मर जाने वाले अनाम मजदूरों के लिए रोए तो कभी उस शहीद के लिए भी रोना पड़ता है, उससे कभी देश के हालात के लिए भी। इस बार जंतर मंतर पर किसानों की संसद में किसानों का मुल्क आया है। तमिलनाडु वाले किसान फिर से लौट आए हैं। 16 जुलाई को जब ये किसान प्रधानमंत्री से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिए गए। इनका कहना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इनसे चीटिंग की, झूठा आश्वासन दिया। 16 जुलाई को ये नरमुंड लेकर बैठ गए। किसानों का कहना है कि ये खोपड़ी उन किसानों की है जिन्होंने आत्महत्या की। मार्च महीने में भी इन्होंने तरह तरह से प्रदर्शन किया ताकि दिल्ली में असर पैदा हो, मगर दिल्ली को ना तो नरमुंड से फर्क पड़ता है न नरकंकाल से। दिल्ली की अंतरात्मा पर अब दिल्ली बैठ गई है। यहां के दरबार में नेता भाषण देकर भी प्यारा लगता है, झूठे आंसू रोता हुआ भी हैंडसम लगता है, जिस पर ताली बजती है। मगर किसानों की आत्महत्या आज तक नहीं रुकी, जारी है। जय जवान जय किसान का नारा यह किसानों को ठगने वाला सबसे कामयाब नारा है। एक जमाने में इसकी उपयोगिता थी, इस जमाने में इसके नाम पर लोग किसानों को अन्नदाता, जवान और वगैरह वगैरह कह के ठग जाते हैं। सब कहते हैं मगर उसकी समस्या का समाधान नहीं। योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने 2 बार भारत के बड़े हिस्से में पदयात्रा की है, एक बार सूखा के संदर्भ में और इस बार
मंदसौर के बाद किसान आंदोलन के संदर्भ में। योगेंद्र जी, जो हम नहीं देख पाए और जो हम नहीं जान पाए, हम ये जानना चाहते हैं कि इन यात्राओं के दौरान जो विज्ञापन में किसान दिखता है और जो हकीकत में किसान दिखता है, उस स्थिति में क्या अंतर है और क्या कुछ आप बता सकते हैं जिससे हम एक अंदाजा हो कि भारत का किसान इस हालात में जी रहा है जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं। जमीन आसमान का अंतर है रवीश भाई। आपने सब बात बताई, आपने आंकड़े बताए। सरकार का आंकड़ा कहता है कि किसान को एक महीने में कोई 6,500 इनकम है, मगर उसमें भी एक पेच है। इस 6,500 में से खेती से उसे सिर्फ 3,080 रुपए मिल रहा है, बाकी उसको पशुपालन से आता है, मजदूरी दिहाड़ी इन सब चीजों से आता है। अब आप बताइए, वो खेती जो महीने में 5 लोगों के परिवार को 3,000 रुपए सिर्फ देती है, कैसे किसान बचेगा? इन बच्चों को जिनकी बात आपने बताई, ये हमें इस यात्रा के दौरान नासिक में मिले। किसान देश में आत्महत्या कर रहा है, हम अखबार में पढ़ते हैं 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये एक बड़ा सा आंकड़ा दिखता है जिसमें कई सारे जीरो लगे हुए हैं, लेकिन इस हर एक आत्महत्या के पीछे दफन हुए सपने हैं, पीड़ा है, त्रासदी है। ये इन बच्चों की बात से आया। इन बच्चों ने जब अपनी बात रखी, ये एक आश्रम है नासिक के करीब, उस आश्रम में कोई 300 बच्चे रहते हैं, सब वही बच्चे हैं किसानों की आत्महत्या के बाद जो बच्चे बच गए, वो बच्चे हैं। और उन बच्चों की बात से उसकी पीड़ा कहीं अंदर तक समझ आई और हमें लगा कि देश को समझना चाहिए। ये बच्चे आके सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रहे, ये जैसा आपने कहा देश की अंतरात्मा पे दस्तक दे रहे हैं। और अगर इससे भी हमारी अंतरात्मा नहीं जागती तो पता नहीं कैसे जागेगी। आज किसान बिल्कुल एक अंतिम स्थिति पर पहुंच गया है। 2 साल सूखा रहा, किसान ने कहा चलो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले ने बारिश नहीं की, उसने मन महसूस लिया, ठीक है, अपने आप को दिलासा दे लिया। उसके बाद तीसरे साल फसल अच्छी हुई, पानी बरसा, उसने योजनाएं बनाई कि चलो पिताजी का जो ऑपरेशन टाल रहा था वो करवा दूंगा, लड़के ने मोटरसाइकिल मांगा था, घर में कोई शादी करवानी थी। और फिर जब वो किसान लेके गया तो एक फसल की बात नहीं कर रहा रवीश, हर फसल में इस साल हर फसल का दाम एकदम गिर गया। और किसान को जाके पता लगा कि उसको तो कुछ, वो तो अपना जो खर्चा कर रहा है वो खर्चा भी नहीं निकाल सकता। परसों हम उत्तर प्रदेश में थे, आलू के किसानों से बात कर रहे थे। आलू के किसान को कोल्ड स्टोर्स में जो आलू को बचाने के लिए जो पैसा देना है, उतना पैसा उसको नहीं मिल सकता बाजार में बेचने से। इतनी बुरी हालत है इस देश में किसान की। पता नहीं, मुझे लगता है रवीश हम एक ही देश में जीते हैं या कि 2 अलग देश हैं इस देश के अंदर। इस वक्त किसान एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तरह तरह की बातें लोग करते हैं और इसमें केवल ये नहीं है कि ये कोई धंधा है, कोई व्यवसाय है जो बाई चांस फेल हो गया है। इस सारे की जड़ में हमारी नीति है। तो किसान की आज जो दुर्गत हो रही है उसके लिए मैं आप जिम्मेवार हैं, उसके लिए जिस सरकार को हम चुन के भेजते हैं वो जिम्मेवार है। सरकारी नीतियों ने आज किसान को वहां पहुंचाया है जहां वो पहुंचा है। इसलिए हम सबको सोचने की जरूरत है, इसलिए ये रैली, इसलिए ये यात्रा, इसलिए बच्चों की बात। विपिन जी, मैं 1 जनवरी में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का बयान देख रहा था और वो कहते हैं कि नहीं, किसान इस वक्त काफी स्थिति में ठीक है, दूध का उत्पादन काफी बढ़ गया है, फसलों का उत्पादन बढ़ गया है, फसल बीमा योजना हम ले आए हैं और इस तरह के वो आंकड़े देने लगते हैं और जिससे वो कहते हैं कि किसानों की स्थिति, खेती में कोई खास संकट नहीं है, हमारी जो योजनाएं हैं वो अब कामयाब होती दिखेंगी। यही बात सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कही गई है कि 1 साल के भीतर हमारी जो योजनाएं हैं वो अब कामयाब होती हुई दिखेंगी। आप कह रहे हैं कि इन्हीं नीतियों की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। रवीश, एक तो मैं केवल इस सरकार को दोष नहीं देता, मेरा मानना है कि हमारे देश में पिछले 50 साल से जिस तरह की योजनाएं हो रही हैं, 50 के दशक को छोड़ के उसके बाद से सारी योजनाएं मूलतः किसान विरोधी हैं। लेकिन सरकार के ये जो दावे हैं, दिक्कत ये है कि 50 साल से हमारा कृषि नीति उत्पादन पे ध्यान देती है, उत्पादक पे ध्यान नहीं देती। हमारे कृषि मंत्रालय को सिर्फ इस चीज से मतलब होता है कि इस साल इतने लाख मीट्रिक टन हो गया, अगले साल उससे ज्यादा मीट्रिक टन हो गया। अरे भाई, मीट्रिक टन तो हो गया, आपका भंडार तो भर गया, लेकिन जिसने पैदा किया उसको कुछ मिला कि नहीं मिला,
इस साल यही ट्रेजेडी हुई है। उत्पादन बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उत्पादक की हालत गिर गई है, उत्पादक को कुछ नहीं मिला। दूध के दाम एक्चुअली गिरे हैं इस देश के अंदर। और ये जो सरकार नई नई योजनाएं लाती है, इसकी हकीकत आप पूछिए, किसान से पूछिए। एक बहुत बहुचर्चित योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिससे सरकार कह रही है कि अब सब प्रॉब्लम सुलझ गई हैं। उसकी हकीकत ये है रवीश कि ये ऐसा बीमा है, दुनिया का एकमात्र बीमा है जिसमें बीमा करने वाले को पता भी नहीं होता कि उसका बीमा हो गया है। जब उसको नुकसान हो जाता है तो उसको ये नहीं पता कि उसको उसका फायदा वो उसके लिए क्लेम कर सकता है, और क्लेम करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। सरकार के अपने आंकड़े कह रहे हैं कि अब तक केवल 12% किसान जिन्होंने क्लेम किया उनको पैसा मिला है। सरकार की सबसे बहुचर्चित स्कीम है जिसमें केवल 25% किसान कवर हुए, और जो कवर हुए वो जबरदस्ती से कवर हुए, और जब उनको नुकसान हुआ उनमें से 1% को भी क्लेम नहीं मिला। जी, इसमें 28 मार्च 2017 को पुरुषोत्तम रूपाला हैं कृषि राज्य मंत्री। उन्होंने बताया कि 2016 में खरीफ के लिए यानी जब धान वगैरह की जब खेती हुई उस वक्त, तो 9,000 करोड़ का प्रीमियम बीमा कंपनियों को मिला, जिसमें से सरकार ने 7,438 करोड़ बीमा के रूप में उनको दे दिया पैसा, और टोटल क्लेम आया किसानों की तरफ से 2,725 करोड़ का। लेकिन उनको अभी तक पैसा नहीं मिला, 639 करोड़ रुपया ही पे किया गया है। अब मैं जो कह रहा था कि 7,438 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों को सरकार ने दिया, क्लेम आया 2,725 करोड़ का। अगर पूरा का पूरा पैसा बीमा कंपनियां चुका भी देती तो भी बीमा कंपनियों को 6,357 करोड़ का लाभ हो गया एक सीजन में, जिस सीजन में खेती करके किसान मरने की हालत पर पहुंच गए। तो वो बीमा कंपनियों का मुनाफा तो हो गया, लेकिन बीमा कंपनियों के कवर में किसान नहीं समझ सके। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप 2 बार घूमकर आए हैं, ये किसानों की जो राजनीतिक स्थिति है, चेतना है, वो सब दल को समझते हैं, सब सरकारों को समझते हैं। अपने बीच के लोगों को लाखों की संख्या में और हजारों की संख्या में साल में आत्महत्या करते देखते हैं। क्या उनके भीतर नेतृत्व की कोई समस्या है? क्या उनके भीतर किसी प्रकार की लाचारी है कि आबादी का इतना बड़ा प्रतिशत होकर भी वो कोई मुकम्मल या अंजाम तक ले जाने के लिए दबाव नहीं बना पाते? वो दबाव इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि देश का किसान आंदोलन बिखरा हुआ है। वो बिखरा हुआ है अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। तमिलनाडु के किसान को कोई पता भी नहीं कि पंजाब में क्या हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा कि तमिलनाडु में पिछले 140 साल का सबसे बड़ा सूखा इस वक्त पड़ रहा है। तो एक तो अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है। दूसरी, हमारा किसान, मंझौला किसान, बड़ा किसान, छोटा किसान, इस सब में बटा हुआ है। किसान आंदोलन आज तक तो जो खेत मजदूर था उसको किसान मानता ही नहीं था, उसके साथ जुड़ने के में आपस में संघर्ष चलता रहता था, उसमें बटा हुआ है। और जाति में बटा हुआ है, और आजकल तो हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश हो रही है। तो किसान आंदोलन पूरा बटा हुआ है। और उस लिहाज से जो किसान मुक्ति यात्रा में जो प्रयोग हो रहा है, जो आपने बताया अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, ये बहुत समय बाद एक बहुत बड़ा प्रयोग है, जिसमें कोई 150 से ज्यादा 162 संगठन हमने गिने थे जिन्होंने इसको समर्थन दिया है। और ये संगठन खुल के कह रहा है कि हम केवल भूस्वामी किसानों का आंदोलन नहीं है, हमारे लिए खेतीहर मजदूर भी किसान है, बटाईदार भी किसान है, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस संगठन में तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल, गुजरात, सब तरह के किसानों को जोड़ा जा रहा है। किसानों की एकता ना होना किसानों की सबसे बड़ा संकट रहा है, और उसको बदलने के लिए आज प्रयास हो रहा है। और वो बदलते वक्त एक जो बड़ी बात हुई है कि इस देश के किसानों ने अलग अलग मांग करने की बजाय, अब तक ये संकट रहता था, कोई किसान कहीं कोई मांग कर रहा है, दूसरा आंदोलन बिल्कुल दूसरी मांग कर रहा है। आज पूरे देश के किसान आंदोलन 2 मांग पे सहमत हो गए। दोनों मांग जुड़ी हुई है। पहला ये कि किसानों को अपनी फसल का पूरा भाव मिले। पूरा का मतलब क्या? वो जो कि सरकार के अपने आयोग, स्वामीनाथन आयोग ने कहा, पूरा वो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं वायदा किया, बीजेपी ने लिख के वायदा किया। किसान केवल वो मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। और दूसरी मांग ये कि किसानों को ऋण से मुक्त किया जाए एक बार। दोनों जुड़ी हुई हैं। खाली लोन माफ करने से किसान की समस्या नहीं सुलझेगी, क्योंकि उसकी आमदनी नहीं है। जिसकी आमदनी नहीं होगी उसको तो हर 6 महीने में लोन चाहिए।
लेकिन खाली उसकी फसल का दाम बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर उसकी थोड़ी सी आमदनी होगी सारी ऋण के अंदर चली जाएगी। दोनों एक साथ करने की जरूरत है अगर किसान को इस देश में बचाना है तो। योगेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आप कई शहरों में गए, ठीक है, क्या आपको लगता है कि किसानों की समस्या को लेकर किसानों के अलावा दूसरे तबकों में भी दिलचस्पी है खासकर? और एक और बात मैं जानना चाहता हूं कि साईनाथ ने एक टिप्पणी की है कि मीडिया भी ठीक से नहीं जानता, बात सिर्फ संवेदनशीलता की नहीं, उसके कौशल की भी है कि अब खेती के संकट को किस तरह से रिपोर्ट किया जाए। तो मैं इन दोनों बातों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। रवीश, साईनाथ से बेहतर कौन इस बात को देश में बता सकता है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं। आपने जिक्र किया हमारी पदयात्रा का। पिछले साल हम मराठवाड़ा से बुंदेलखंड पदयात्रा कर रहे थे, क्योंकि बहुत भारी सूखा था और हमें डर लग रहा था कि कहीं अकाल की स्थिति ना हो जाए। पशुओं का तो अकाल आ चुका था। पैदल यात्रा कर रहे थे मई के महीने में 44 डिग्री में। किसी को मीडिया में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था। स्थानीय मीडिया ने 2-4 खबर छाप दी, कहीं खबर नहीं बनी। इस देश में इतना बड़ा सूखा है और हम कह रहे थे हमारी यात्रा की खबर नहीं दो भाई। मैं तो बार बार कहता था सूखा है इस देश में, खबर दे दो। फिर क्या हुआ, अचानक हाईकोर्ट में एक पिटीशन आ गया कि सूखा है इसलिए आप आईपीएल का मैच रोक दो। आईपीएल का मैच रुक गया, एक क्रिकेट का मैच रुक गया। अचानक हाहाकार मच गया, टीवी के अंदर खबरें आने लगी, सूखा है सूखा है सूखा है। देख के मुझे इतना, क्या कहूं, ग्लानि होती थी, गुस्सा आता था कि क्रिकेट का मैच रुक गया तो देश में सूखा है। उस किसान को 10 महीने से फसल नहीं मिली, घर में खाने को नहीं है, तो सूखा नहीं है। ये हमारे मीडिया की स्थिति है। मैं मीडिया वाले लोगों को दोष नहीं देता, किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता। पत्रकार अपना धर्म करता है और मैं देखता हूं स्थानीय अखबारों में किसान के दुख दर्द की खबरें छपती हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय खबर क्यों नहीं बनती? ये कैसा राष्ट्र है जिसमें इसके 50% लोग हमारे दुख सुख का विषय नहीं है? हमने एक ऐसी दुनिया बना रखी है रवीश, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। पता नहीं किसका मिडिल है, भगवान जाने। ये तो मतलब जिसमें इस देश के ज्यादातर लोगों का दुख सुख हमें छू नहीं जाता। मुझे वाकई उस यात्रा करते हुए लग रहा था कि ये सूखा लगता है किसी अफ्रीका में हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानियों को तो इससे मतलब नहीं। यानी कि शहर में रहने वाले हिंदुस्तानी, जो टीवी के विज्ञापन देखते हैं वो हिंदुस्तानी। ये जोड़ बनाने की जरूरत है। हमारे देश का राष्ट्रवाद महान तब बना था जब हमारे शहर में रहने वाले लोगों को इस देश के गरीब व्यक्ति से एक जुड़ाव पैदा हुआ था। सच्चा राष्ट्रवाद ये है। तमिलनाडु में 140 साल का सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। उत्तर प्रदेश वालों को महसूस होता है या नहीं? मेरे लिए राष्ट्रवाद की ये कसौटी है। कितने लोग उत्तर भारत से भाग के जाते हैं, भाई तुम्हारे सूखा पड़ा है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। हम गए 1 महीना पहले वहां, और तमिलनाडु के लोगों को लगा अच्छा आप हमारा हाल पूछने आए, बस और कुछ हम नहीं कर सकते थे, हाल तो पूछने आए। ये राष्ट्रवाद था। आज हम उस सच्चे राष्ट्रवाद को खोते जा रहे हैं। राष्ट्रवाद सिर्फ ये नहीं है कि आप सीमा पे खड़े होकर क्या तलवार भांजते हैं, टीवी स्टूडियो में बैठ के किसको ध्वस्त करने की बात कर देते हैं। राष्ट्रवाद ये है कि मेरे राष्ट्र में जब लोग मर रहे हैं उनके लिए मेरा दिल रोता है या नहीं, और मैं कहता हूं कि नहीं कि चलो मैं कुछ छोड़ने को तैयार हूं, कुछ करते हैं इसके बारे में। ये क्यों नहीं बन रहा? एक और सवाल मैं जानना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर आप लोग कब तक हैं, और दूसरा किसान नेतृत्व के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या अब इसमें आप किसी तरह का बदलाव देख रहे हैं, नई पीढ़ी देख रहे हैं जिनकी किसानों को लेकर जो चेतना है उस बात को लेकर सतर्क है कि राजनीतिक दल बहला फुसलाकर उन्हें लूट ना लें, गुमराह ना कर लें? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरा देश का किसान आंदोलन एक तीसरी पीढ़ी की तरफ जा रहा है और एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। मीडिया ने कुछ स्टोरी चला दी कि जीन्स वाले लोग हैं तो व्हाट्सएप वाले लोग हैं, सब बात सही है, मगर ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस वक्त एक ऐसा नेतृत्व आ रहा है जिसका एक पांव गांव में है, गांव का दर्द समझता है, लेकिन शहर की तकनीक समझता है, जो मीडिया को थोड़ा सा बेहतर समझता है, जो फाइलें पढ़ सकता है, जो आरटीआई कर सकता है। नहीं तो किसान की बात तो कभी आएगी नहीं जब तक ये चीजें आप नहीं करोगे। मुझे उस नेतृत्व से बहुत उम्मीद है। इस पूरे आंदोलन में श्रेय तो बड़े लोग लूट गए और टीवी मेरे जैसे कुछ लोगों पे आ जाता है कई बार, लेकिन सच बात यह कि आंदोलन चलाया उन गुमनाम छोटे नेताओं ने, उन युवाओं ने, इस नई पीढ़ी ने।
इस नई पीढ़ी में एक तो जैसा मैंने कहा इसको बेहतर समझ है कागज की, आरटीआई की, कागजी लड़ाई और कानूनी लड़ाई की। दूसरा, ये जो पुराने वैचारिक द्वंद्व हुआ करते थे कि बड़ा किसान बनाम छोटा किसान, इसकी लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण करवानी है, उन सब से मुक्त होकर आज पूरे कृषि क्षेत्र को एक जोड़ के देखना और उसका संघर्ष करने की समझ इसके अंदर बनी है। और उसके चलते औरत भी किसान है, दलित भी किसान है, आदिवासी किसान है, उसकी समझ बनी। आज जो दिल्ली में रैली हुई, मेरे लिए सबसे खूबसूरत बात उसकी यही थी। उसमें औरतें थी, किसान के रूप में थी, उसमें आदिवासी था, किसान के रूप में था, दलित से हम जुड़े, दलित आंदोलन, भूमि अधिकार आंदोलन से हम मेहसाणा में जुड़े। ये मेरे विचार से आज देश में आने वाले जो किसान आंदोलन है उसके भविष्य की झलकी देता है और वो शायद किसान आंदोलन को उस पुराने तरह की जड़ता से बाहर निकाले जिसके चलते किसान इस देश के अंदर कुछ बड़ा नहीं कर पाया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी बातचीत करने के लिए और अलग अलग इलाकों से किसानों के जो राजनीतिक नेतृत्व उनके भीतर बन रहा है उसकी झलक पेश करने के लिए। ब्रेक के बाद हम मंदसौर घटना से संबंधित एक और रिपोर्ट देखेंगे जिस पर आज मध्य प्रदेश में मंगलवार के दिन चर्चा हुई है। हाल के दिनों में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ, जहां किसान अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरे। इस दौरान हिंसा और आगजनी भी हुई, सबसे ज्यादा मंदसौर जिले में, जिसमें 6 किसान मारे गए, कई घायल भी हुए और 100 से ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हुए। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि मंदसौर में हिंसा के पीछे अफीम तस्करों का हाथ था। सरकार ने यह भी माना कि हिंसा रोकने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें किसानों की मौत हुई। विपक्ष ने एक बार फिर इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। बहुजन समाज पार्टी के 4 विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा में बाहर से ही आवाज बुलंद करते पहुंचे। सदन के अंदर सरकार ने मंदसौर हिंसा का दोष अफीम माफिया पर मढ़ दिया। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सरकार अफीम के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और वहीं से ध्यान भटकाने के लिए पूरे किसान आंदोलन को एक हिंसक मोड़ दिया गया। सदन के अंदर गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, 6 जून को मंदसौर में पिपलिया मंडी में किसान आंदोलन के दौरान न केवल हाईवे पर चक्का जाम किया गया बल्कि गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई, पुलिस पर पथराव हुआ, जानलेवा हमला किया गया। ऐसे में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। सदन में यह भी बताया गया कि हिंसा रोकने के प्रयास में 6 लोगों की मौत हुई, 6 घायल हुए। पूरे किसान आंदोलन के दौरान 109 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी घायल हुए। पुलिस ने 895 आंसू गैस के गोले छोड़े। 29 लोगों को आंदोलन के दौरान चोट आई। पूरे आंदोलन के दौरान लगभग 325 मामले दर्ज किए गए। हालांकि सदन के बाहर अफीम तस्करों और हिंसा पर गृह मंत्री उतने गर्म नहीं थे। शुरुआत में ये आंदोलन किसानों का आंदोलन था और किसानों की समस्याएं जो थी वो जायज़ समस्याएं थी। कोई भी उनकी नाजायज़ समस्याएं नहीं थी, जायज़ समस्याएं थी। बाद में जैसा होता है कि कोई भी आंदोलन, उसमें असामाजिक तत्व उसमें फिर उस आंदोलन में आगे हो जाते हैं और ये इस आंदोलन में भी यही हुआ कि बाद में ये किसानों की जगह असामाजिक तत्वों के हाथ में चला गया। कांग्रेस इस मुद्दे पर गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहती है। जब एक जिले का कलेक्टर किसी भी जिले की घटना के लिए दोषी होता है, जैसा मंदसौर का था, एसपी दोषी होता है जैसे मंदसौर का था, तो प्रदेश में घटनाएं घटती है तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री क्यों दोषी नहीं है? क्यों पद पे बने हुए, क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सरकार ने यह भी माना कि 6 महीने में 189 किसानों ने खुदकुशी की है, लेकिन उसके हिसाब से कर्ज की वजह से जान देने वालों की संख्या सिर्फ 6 है। वैसे आंकड़े देने से पहले सरकार ने शायद पूछा नहीं होगा कि क्यों 10 जून के बाद से सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, खंडवा, मंदसौर, सागर, धार, टीकमगढ़ जैसे जिलों से 65 से अधिक किसानों ने कर्ज, फसल खराब होने, फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिलने, बिजली के मनमाने बिल को लेकर आत्महत्या कर ली। जो मंत्री जी अपने सिनेमा हॉल में बैठकर ट्यूबलाइट के टिकट काट रहे थे, अगर वो अपने जिले सागर के राहतगढ़ में परशुराम साहू के घर हुआते तो उन्हें पता लगता कि क्यों साहूकार से लिए 2 लाख रुपए के कर्जे ने उन्हें जहर पीने पर मजबूर कर दिया।
पर जाके मारा। उनके पास में तो बताया कि 2.5-3 लाख रुपया कर्ज, इसलिए हमने गोली खा। खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में सबसे ज्यादा 10 किसानों ने खुदकुशी की है। सरकार के लिए कर्ज से मौत का आंकड़ा 6 हो, लेकिन पूछते सूरज सिंह गुर्जर के परिवार से क्यों उन्होंने पथरिया गांव में अपने खेत में ही फंदे से लटककर जान दे दी। लोड था इन पे पूरा परिवार का, यार क्या होगा फसल के साथ। फिलहाल सरकार की मंशा मंदसौर पर साफ है, उसे अफीम तस्करों की कारस्तानी बताओ, कर्ज से मौत के आंकड़ों में बाजीगरी दिखाओ। मंदसौर फायरिंग मामले में रिटायर्ड जज जेके जैन अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। ये और बात है कि नोटिस दिए जाने के बावजूद पिछले हफ्ते भर में इस 1 सदस्यीय कमीशन के सामने कोई गवाह अपनी गवाही दर्ज कराने नहीं पहुंचा है। वैसे सरकार जिस तरह मंदसौर फायरिंग मामले में अपने दाग धोने में जुटी है, कर्ज से खुदकुशी करने वाले किसानों के मामले में लीपापोती करने में जुटी है, लगता तो नहीं है कि उसकी मंशा बहुत साफ है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। वो इस बात से नाराज हो गईं कि दलितों के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दलितों का मसला भी उठाने नहीं दिया जाएगा तो राज्यसभा में रहने का कोई औचित्य नहीं। सियासी पंडित इस्तीफे के पीछे कुछ और भी देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि मायावती के दलित वोटों में एक और बीजेपी सेंध लगा रही है, दूसरी ओर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर नाम का एक नया दलित नेता खड़ा हो रहा है। ऐसे में अपने खिसकते जनाधार को रोकने के लिए मायावती ने यह बड़ा दांव खेला है। कमाल खान की रिपोर्ट। उनके समर्थक कहते हैं कि दलितों पे हो रहे जुल्म को 3 मिनट में नहीं बताया जा सकता। मायावती ने दलितों की खातिर कुर्सी को ठोकर मार दिया, लेकिन सियासत के जानकार कहते हैं कि अगर वो ऊना कांड से लेके सहारनपुर कांड तक किसी बड़े दलित मुद्दे पे इस्तीफा देती तो उसका ज्यादा असर होता। समय को लेकर के और संसद से त्यागपत्र दिया जाना ये दलित राजनीति के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं हो। संसदीय इतिहास की मुझे लगता है शायद पहली घटना हो कि समय न मिलने के कारण किसी सदस्य ने राज्यसभा अथवा लोकसभा को त्याग दिया। मायावती के लिए यूपी की दलित राजनीति में नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बीजेपी दलित वोट में सेंध की लगातार कोशिश में है। अप्रैल 2015 में पीएम मोदी ने मुंबई में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया। नवंबर 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का ऐलान किया। नवंबर 2015 में ही 10 किंग हेनरी रोड लंदन में अंबेडकर म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। दिसंबर 2015 को अंबेडकर की याद में सिक्के जारी किए। जनवरी 2016 में गणतंत्र दिवस परेड में अंबेडकर का टैब्लू शामिल किया। मार्च 2016 में दिल्ली में अलीपुर रोड पे अंबेडकर स्मारक की बुनियाद रखी गई। अप्रैल 2016 में अंबेडकर जयंती पे सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। जून 2017 को दलित नेता रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर एक नया दलित चेहरा बन के उभरा है। वहां दलितों में उसकी दीवानगी देखी गई है। दिल्ली में जंतर मंतर पे उसकी आवाज पे पहुंचे बड़े हुजूम ने मायावती को झटका दिया है। यही नहीं, मायावती को अपनों के जाने का नुकसान भी हुआ है। उनके करीब दर्जन भर बड़े नेता यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उनका साथ छोड़ गए। उनका जनाधार बड़ी तेजी से खिसका है। अब उस दलित वोट को जो उनका अपना आधार है उसको पाना चाहती हैं, और इसके लिए उन्होंने मुद्दा सहारनपुर से बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता था। उसमें एक और चुनौती उनके सामने है कि जो नेता उभरा है वहां पर चंद्रशेखर, जिसने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया, वो इनका जनाधार खींचे ले रहा है। उस जनाधार, अब ये चुनौती ये है कि कैसे उससे अपना जनाधार बचाएं। मायावती के इस्तीफे से भविष्य के गठबंधन के कुछ दरवाजे खुलते भी नजर आते हैं। दोनों सदनों में मायावती को इस मुद्दे पे समर्थन मिला। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने उनको इस्तीफा नहीं देने के लिए मनाने की कोशिश की। रूलिंग पार्टी बीजेपी के लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। बीजेपी बराबर उनकी हुटिंग करते रहे, उनको चूंकि बोलने ही नहीं दिया।
हम तो अपना रास्ता बनाए, उनकी मदद के लिए आए, लेकिन उनको बिल्कुल बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो गई है। मायावती की अपनी ताकत भी कमजोर हुई है। उनके पास लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, राज्यसभा में सिर्फ 6 हैं और यूपी विधानसभा के इस चुनाव में उनकी पार्टी के सिर्फ 19 विधायक जीते हैं। कमजोर पड़ी ताकत उन्हें गैर बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बना सकती है। सारा मामला ये है कि वो उससे बड़ी लकीर खींच देना चाहती है इस्तीफा दे करके, और ये संदेश देना चाहती हैं कि दलितों के हित के लिए सिर्फ वही सोचती हैं, अपने समाज के लिए सिर्फ वही सोचती हैं। और दूसरी बात यह है कि वो विपक्ष में अपनी एक मजबूत स्थिति करना चाहती हैं, जिससे यदि मान लीजिए कोई समझौता होता है तो उनकी लकीर बड़ी रहे। मायावती अपने इस इस्तीफे से अपने खिसकते हुए दलित जनाधार को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही भविष्य की गठबंधन की राजनीति के कुछ नए दरवाजे खुलने के भी संकेत दे रही हैं। आने वाले दिनों में उनके इस इस्तीफे का असर यूपी की राजनीति में जरूर नजर आएगा। दिल्ली में हृदय जोशी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।